नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +2 क्लास की यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन, और ये है हमारी वीडियो नंबर 4। यहाँ पे हम कर रहे हैं बेटा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कंसंट्रेशन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा मोलरिटी एंड ए मोलरिटी क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या था। तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट मेथड्स है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, और वो है बेटा पार्ट्स पर मिलियन और नॉर्मेलिटी। इस वीडियो के अंदर हम ये दो मेथड्स करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, हमारे पास ये है एक्सप्रेस मेथड्स नंबर 6 पार्ट्स पर मिलियन। इस मेथड की जरूरत कहां पड़ती है और क्या करते हैं। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक ड्राम पानी का है। मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 200 लीटर है। तो पार्ट्स पर मिलियन यानी कि मिलियन का मतलब है 10 लाख, यानी कि 10 की पावर 6। जब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे भाई ये हमारे पास 200 लीटर पानी है और इसके अंदर हम सपोज 1 ग्राम शुगर गिर दें या फिर 1 दाना चीनी का गिर दिया, और यूं पूछने लग जाओ घोड़ के चाहिए भाई मीठा होया कि नहीं। यानी कि जब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम हो, उस केस में हम इस मेथड्स को यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन भाई इसके अंदर शुगर की बजाय जब आप इसमें 1 टैबलेट सल्फास की गिर दें और फिर घोड़ के लोगों चाहिए भाई कड़वा से के फिर चाख लेंगे, नहीं, चोटी खड़ी हो जाएगी उस केस में। तो कहने का मतलब है जो पॉइजनियस सब्सटेंस हैं उनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का ये बहुत अच्छा खासा तरीका है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उसके अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह मिली हुई होती हैं, तो वो पार्ट्स पर मिलियन में एक तो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिख देते हैं कंपनी वाले ताकि किसी को दिखाई ना दे, हमें तो पीने से मतलब होता है। तो उनके अंदर जो हानिकारक केमिकल्स हैं जो प्रिजर्व करने के लिए बोतल के अंदर मिलाते हैं, तो वो पार्ट्स पर मिलियन के अंदर एक लिमिट तक वो बॉडी में कोई हार्म नहीं करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हार्मफुल हो जाते हैं। तो इसलिए व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट एंड इट्स कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन ए पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है बेटा यानी कि 1 मिलियन बाई पार्ट्स ऑफ मास में से सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं, यानी कि इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि 10 लाख में से कितने पार्ट्स बाई मास कोई सॉल्यूट डिजोल्व्ड है वो क्या कहलाएगा पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन के अंदर हमारे पास the parts of the components per million parts, it is the mass of solute dissolved per million parts by mass of solution, ppm mass of solute mass of solution into million 10⁻⁶। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा भाई कि मास ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मास ऑफ ए सॉल्यूशन, यहाँ पे टोटल और यूज कर ले, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और 10 लाख में से कितना होगा। दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। This method is used
to express concentration of a very dilute solution. बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको क्या कहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर होगी बात बेटा? तो जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं या प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी। नरेंद्र यानी कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो डेफिनेशन देते हैं बेटा पहले। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट it is the number of gram equivalent of solute dissolved per liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहां पे इतना ही टर्म आ गया, नंबर ऑफ ए ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व्ड, जैसे नंबर ऑफ मोल होते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, इसी प्रकार से ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, तो इस केस में पहले फार्मूला डिराइव करेंगे नॉर्मेलिटी, यानी कि नरेंद्र मोदी पहले हम कर चुके हैं, अब नरेंद्र जी आ गए हैं। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट of solute divided by volume of solution in liter। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं बेटा वो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट n इज इक्वल टू, ये होता है बेटा वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। E क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट है, और वॉल्यूम को V से डिवाइड कर दिया और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले हमारे पास फार्मूला आ गया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W2 बाई E इंटू में थाउजेंड्स ओवर ए V। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि भाई जो W2 है वो क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट, E जो है इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात? तो नॉर्मेलिटी, यहाँ पे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में फर्क क्या आ गया बेटा, ई का आ गया है। अब ई के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले फार्मूला n इज इक्वल टू W2 बाई ई इंटू थाउजेंड्स ओवर ए वी। अब बात आती है व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट। जैसे मोलिकुलर मास था उसी प्रकार से हमारे पास एक टर्म आ गई बेटा इक्विवेलेंट वेट, यानी कि किसी भी मोलिक्यूल का मास कार्बन 12 के एक एटम के कंपैरेटिव कितने गुना हैवियर है या कितने गुना लाइटर है, वो तो था बेटा उसका मोलिकुलर मास। अब बात जो है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास यहाँ पे क्या होता है कि भाई किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 1 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ जुड़े, या फिर 8 पार्ट बाई मास ऑक्सीजन के साथ जुड़े, या 35.5 पार्ट्स बाई मास क्लोरीन के साथ जुड़ता है, वो क्या कहलाता है इक्विवेलेंट वेट।
तो पहले हम इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन करते हैं। आपने फिलहाल इसका फार्मूला याद रखना, मैं इसको फिर वापस बताऊंगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W2 बाई ई इंटू थाउजेंड्स ओवर ए वी। तो अब थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ बेटा आपको इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। It is the mass of solute. It is the mass of substance that combine with one part by mass with hydrogen or 8 part by mass with oxygen or 35.5 parts by mass of a chlorine। किसी भी सबस्टांस का वो मास जो 1 पार्ट बाई मास हाइड्रोजन के साथ जुड़ता हो, या 8 पार्ट्स बाई मास किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़े, या 35.5 पार्ट्स बाई मास यानी कि क्लोरीन के साथ जुड़े। जैसे मोलेकुलर मास को हमने डिफाइन किया था बेटा, वेट ऑफ ए मोलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू वन एटम ऑफ कार्बन 12 हुज मास इज टेकन एज 12। यहाँ पे 1 पार्ट बाई मास हाइड्रोजन के साथ कोई सबस्टांस कितने ग्राम जुड़ गया या कितना जुड़ जाता है वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। या फिर ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स के साथ है, 8 पार्ट बाई मास यानी कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना जुड़ता है देसी भाषा में बात करें, या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ वो कितना जुड़ता है, वो क्या कहलाता है उसका इक्विवेलेंट मास। लेकिन इस बात का हमें पता तो नहीं चलेगा, तो डेफिनेशन है। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के बेटा हमारे पास तरीके हैं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। आपको पता है बेटा एसिड्स गिव्स द H+ आयन इन द वाटर। तो नंबर ऑफ एसिड के केस में होती है बेटा बेसिसिटी। तो किसी भी एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसका फार्मूला है हमारे पास मोलेकुलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। यहां पे मैं बेसिसिटी को डिफाइन करना चाहूंगा। बेसिसिटी का मतलब है इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड। एक एसिड के अंदर ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन। तो जैसे फॉर एग्जांपल्स HCl है, तो ये कितने H+ आयन देता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। H2SO4 ये क्या करता है बेटा, 2H+ आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, तो वो जनरली ये कहते हैं जितनी हाइड्रोजन होती हैं एसिड के अंदर उतनी ही रिप्लेसेबल हो जाती हैं, एक्सेप्ट जैसे फॉस्फोरिक एसिड है उनके केस में ये अलग हो जाता है। फास्फोरस एसिड में अलग होते हैं, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो स्ट्रक्चर वो बाद में करेंगे, अभी नहीं। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास HCl यानी कि एक एसिड कितने H+ आयन दे देता है, यानी कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितनी है वो उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। अब मान लीजिए भाई सल्फ्यूरिक एसिड का ही हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए H2SO4। H2SO4 का मोलेकुलर मास होगा बेटा 98 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया बेटा 49 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या आ गया ग्राम में इक्विवेलेंट। ठीक है, अब जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बेस। इसका फार्मूला आ गया बेटा मोलिकुलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय एसिडिटी। तो एसिडिटी की भी डेफिनेशन ऐसे ही बेसिसिटी के उल्टा, एसिडिटी it is the number of replaceable OH ion present in a base। मान लीजिए भाई हमारे पास ये NaOH था, इसने कितने दे दिए बेटा Na पॉजिटिव और OHA नेगेटिव। अब कोई ये कह दे भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की OH ट्वाइस, तो क्या देगा ये Ca2 पॉजिटिव और 2OH, तो इसकी तो एसिडिटी 1 है, इसकी कितनी होगी 2। तो इस प्रकार से तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या आ जाएगा, कैल्शियम का हमारे पास इसका मोलिकुलर मास बेटा 40 और 17 दूनी 34 कितना 74 डिवाइड बाई 2 तो 37 ग्राम इक्विवेलेंट। इस प्रकार से तो मैंने दो बातें बताई बेटा, एक एसिडिटी और एक बेसिसिटी। ये उल्टे होते हैं, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की क्या होती है एसिडिटी। इस प्रकार से हमें एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने मिल गया हमारे पास। इसी प्रकार से हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, कोई भी साल्ट है बेटा, NaCl है, KCl है, जो भी है, तो जिसमें एक एसिड रेडिकल हो एक बेसिक रेडिकल हो, दोनों के मिलने से बनता है साल्ट। तो साल्ट जो है एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बनता है। तो साल्ट का जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट यानी कि मोलिकुलर मास ऑफ साल्ट, मोलिकुलर मास ऑफ साल्ट डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द मेटल, जो है हमारे पास कितना टोटल पॉजिटिव है या टोटल नेगेटिव है। मान लीजिए बेटा आपसे कोई ये कहे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास Na2CO3, ठीक है, कोई इसका इक्विवेलेंट मास, पहले मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं बेटा, ये टूट गया किसमें, सोडियम आयन है 2 तो, और एक क्या है कार्बोनेट आयन। मॉलिक्यूलर मास सोडियम का कितना आ गया भाई 46, कार्बन का 12 और ये कितना आ गया 48, कितना आ गया बेटा 106, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर मास कितना है 106, टोटल पॉजिटिव कितना है 2, नेगेटिव कर लो चाहे पॉजिटिव कर लीजिए, यहां पे कितना आ गया बेटा इसका 53 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर होगी बात। किसी भी साल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या करेंगे, साल्ट के मोलिकुलर मास को उसमें टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है टोटल कितना नेगेटिव है उससे डिवाइड कर दीजिएगा। इस प्रकार से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए बेटा हमारे पास किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, यानी कि जो दूसरे की ऑक्सीडेशन कर दे यानी कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा उसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, कितने उसने छीने उससे,
को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कोई दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, वो आ जाएगा मोलिकुलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। इस प्रकार से हमने ये करना है। अब ये जो टॉपिक है बेटा, ये हम आगे चल के KMnO4 और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह हैं उनके केस में आगे चल के करेंगे। अभी इतना ही याद रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन लिए हमने। तो इस प्रकार से इक्विवेलेंट वेट, ये थोड़ा सा एक आइडिया दिया मैंने इक्विवेलेंट वेट का। अब मान लीजिए भाई, यदि हमें किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट्स, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट वो उसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। मान लीजिए कोई ये कहे कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसका एटॉमिक वेट 27 है बेटा और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो ये कितना आएगा, 9। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये काम आएगा। तो अब हम बात करते हैं बेटा कि जो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड ए मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, कहने का मतलब नरेंद्र और मोदी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक ही चीज है, नहीं। जब इक्विवेलेंट मास और मोलिकुलर मास बराबर होगा तो नरेंद्र और मोदी दोनों बराबर बराबर है, अदरवाइज नरेंद्र अलग है और मोदी अलग हो जाएगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, हमने पढ़ा बेटा नॉर्मेलिटी किसके बराबर था, W2/E इंटू थाउजेंड्स ओवर ए V, और हमने पढ़ा भाई मोलैरिटी किसके बराबर था बेटा, W2/M2 इंटू थाउजेंड्स ओवर ए V। अब इन दोनों की रेशियो ले लें, नरेंद्र डिवाइडेड बाय मोदी, तो क्या आ गया बेटा, W2/E, तो यहां पे क्या चला गया, अब क्या हुआ, ये कैंसिल हो गए सब कुछ, सॉरी ये M2 बच गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होगी, तो नरेंद्र डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास। इफ M2 इज इक्वल टू E, यानी कि मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास बराबर हैं, देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। जब इक्विवेलेंट मास और मोलिकुलर मास बराबर बराबर होंगे तो नरेंद्र और मोदी बराबर होंगे, मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर होंगे, अदरवाइज वो बराबर नहीं होंगे। कैसे, अब उसके लिए हमारे पास ये बेसिक फार्मूला हो गया है, तो ये आपने याद रखना है। मान लीजिए बेटा यहां पे इसी की बात करते हैं, इन केस ऑफ H2SO4, H2SO4 के केस में इक्विवेलेंट मास कितना है, 49 है, मोलिकुलर मास कितना है, 98 है। तो क्या नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर होंगी, तो नॉर्मेलिटी ये क्या आ गया, मोलैरिटी, और ये हमारे पास M2/E, ये आ गया भाई 98 और ये 49, इसका मतलब है 2, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू में मोलैरिटी। यहां पे 2 क्या है बेटा, एसिड है तो क्या आएगी, बेसिसिटी, तो हम ये कह सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी गुणा में मोलैरिटी। ये किसके केस में है, एसिड के केस में,
इन केस ऑफ ए एसिड, और बेस के केस में नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी गुणा में मोलैरिटी। ये किसके केस में? इन केस ऑफ ए बेस। क्लियर है? बेसिक रिलेशनशिप ये रहेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे डिफरेंट सबस्टेंस के ये बेसिक फार्मूले आपने याद रखने हैं। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में ये रिलेशनशिप है बेटा। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, मोलिकुलर मास बाई इक्विवेलेंट मास, जब ये दोनों बराबर है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यदि इनमें डिफरेंस है तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये थे बेटा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और प्रैक्टिस कीजिएगा। +1 में भी है ये, +2 में भी है, तो +1 में भी आपने पढ़ा होगा, फिर रिवाइज कीजिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है हम अगली वीडियोज में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बेटा आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। चैनल आपका अपना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और फ़ोन करते रहिए। ये मेरा नंबर है 981354778887। हम आपके लिए बेटा, सरकार हमें बहुत सारे पैसे देती है, तो हमारा फ़ायदा उठाइए। और +2 क्लास है आपकी, तो कहीं कोई कमी न रह जाए, ये आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। इसलिए नॉर्मल रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, नॉर्मेलिटी को याद कीजिए, और फिर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप है ये भी पढ़िए बेटा। कोई दिक्कत है तो फ़ोन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।